जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी फौजियों को। आर्मी की तैयारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं जनरल साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जवाब देंगे सभी फौजी ईमानदारी के साथ। चलिए, और हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट आपसे करनी चाहूँगी और मेरा एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करना चाहूँगी। अभी एक बहुत ही अच्छी मूवी आई है जो कि विक्रम बत्रा सर पे है, कैप्टन विक्रम बत्रा सर पे, और मूवी का नाम है शेरशाह, जो कि एक्टर सिद्धार्थ ने रोल प्ले किया है इसमें। काफ़ी अच्छी मूवी है और कोई मुझे प्रमोशन के पैसे नहीं मिले हैं, बट सीरियसली बहुत ही अच्छी मूवी है। आप लोग प्लीज़ एक बार देखें। ये आपको अमेज़ॉन प्राइम पे मिलेगी, अमेज़ॉन प्राइम पे आप देख सकते हैं और बहुत ही आपको अच्छा फील होगा, प्राउड फील होगा। आप खुद आर्मी की तैयारी करने वाले हैं, कल फौजी बनेंगे, तो आपको ज़रूर एक बार देखनी चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। चलिए, बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो बर्फ़ का जो मेल्टिंग पॉइंट है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो बर्फ़ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो प्रेशर इंक्रीज़ करने पर घट जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ इन बैट्स अंधेरे में कैसे उड़ सकते हैं, ये आपको बताना है। देखो, चमगादड़ जो होते हैं वो जो है पराश्रव्य तरंगे जो होते हैं, वेव्स जो है, उनको प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो क्या वो तरंगे इधर उधर टकराती है और उन तक फिर वापस आती है, तो वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि क्या चीज़ उनसे कितनी दूरी पर है और इस अकॉर्डिंग वह टकराते नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी। ठीक है, मात्रक यानी यूनिट्स की जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो कब लागू हुआ था, ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1971। ठीक है, 1971 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। आपको पता है जो जूल है वो ऊर्जा की इकाई है, एनर्जी की। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, दाब का कई बार पूछा जाता है तो पास्कल ध्यान में रख लेंगे। तापमान का आपको पता ही है, केल्विन है। फोर्स का आपको पता ही है, न्यूटन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में, ये आपको पहले भी करवाया हुआ है, जल्दी से जवाब देंगे सभी फौजी। शैवाल, कवक, पारिस्थितिकी या विषाणु, बताएंगे। तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है। जीवधारियों का अध्ययन आपको पता है जीव विज्ञान में किया जाता है, तो डी ऑप्शन राइट है। तो बहुत ही ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल एक यौगिक है क्योंकि, क्यों है जल एक यौगिक। आपको पहले तो जल का सूत्र पता होना चाहिए, H2O जल का सूत्र होता है। इसमें 2 हाइड्रोजन के अणु हो गए और एक हो गया ऑक्सीजन का, तो H2O जल का सूत्र है, वाटर का। अब देखो ये यौगिक क्यों है, यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट है, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं। तो बिल्कुल सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। रासायनिक बंध से जुड़े 2 भिन्न मतलब अलग अलग तत्व हैं। कौन सा, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो जो है हाइड्रोजन के कितने अणु बताए मैंने, 2, और ऑक्सीजन के कितने बताए, 1। तो H2O हो गया रासायनिक बंध यानी केमिकल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं दोनों आपस में, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसलिए ये यौगिक है, क्योंकि यौगिक की डेफिनेशन ही ये होती है कि उसमें 2 अलग अलग, 2 या 2 से अधिक अलग अलग प्रकार के तत्व जुड़े होते हैं केमिकल बॉन्ड से, रासायनिक बॉन्ड से। ठीक है, ये होती है यौगिक की कंपाउंड की डेफिनेशन। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
लेज़र निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। लेज़र कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? जल्दी से जवाब देंगे। तो ये विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, आपको पता ही है, इससे जो है बहुत ही रेज जो है वो उत्पन्न होती है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? जल्दी से जवाब देंगे, क्या कहते हैं इसको? तो ये किस कारण होता है? जड़त्व यानी इनर्शिया के कारण। न्यूटन के नियम आपको समझाए हुए हैं, उसमें पूरा इसके बारे में बताया हुआ है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट हो जाएगा, इनर्शिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य मतलब गलत कौन सा है? जल्दी से जवाब देंगे। तो देखो, प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। दूसरा है द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट है तृतीय नियम से संवेग संरक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित होता है। और चौथा है उपयुक्त सभी ही गलत हैं। तो क्या राइट होगा? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पहला नियम क्या था। देखो, पहले नियम में न्यूटन ने क्या बोला था कि कोई भी पिंड है, कोई भी चीज़ मान लो, ठीक है, वो अपनी विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगी जब तक उस पर बाहर से कोई बल नहीं लगाया जाए। या कोई अगर वस्तु है वो किसी सरल रेखा में एक समान गति से चल रही है तो वो एक समान गति से चलती ही रहेगी जब तक उस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया जाए। ठीक है, और इस नियम को न्यूटन ने क्या कहा? जड़त्व का नियम कहा था। ठीक है, नेक्स्ट नियम, सेकंड लॉ जो न्यूटन ने दिया, उसमें न्यूटन ने क्या कहा कि कोई भी पिंड है, कोई भी पिंड है, उसके संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो उस पर अप्लाई किए गए बल यानी कि फोर्स के समानुपाती होती है। मतलब संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती हो गई? वो हो गई उस पर लगाए गए बल के समानुपाती। ठीक है, और जो दिशा होती है, संवेग में परिवर्तन की जो दिशा है वो भी बल की दिशा में ही होती है। ये न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ के अंदर कह दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? न्यूटन का तृतीय नियम। तृतीय नियम में क्या कहा न्यूटन ने कि प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब अब कोई भी एक्शन हम करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उसकी दोबारा हमें प्रतिक्रिया मिलेगी, वो बराबर मात्रा में रहेगी, लेकिन दिशा उसकी क्या हो जाएगी? डायरेक्शन विपरीत हो जाएगी। ये न्यूटन ने कहा अपने तीसरे नियम में। तो अब सारे नियम जो है, आपको तीनों नियम पता चल गए हैं। उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि जो न्यूटन के गति का जो सेकंड नियम है वो बल की परिभाषा दे रहा है। सेकंड नियम में क्या बताया कि जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो बल के क्या होती है? समानुपाती होती है। ठीक है, तो यहाँ से बल की परिभाषा मिलती है, तो ये सेकंड नियम हो जाएगा। ठीक है, राइट हो गया। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। कौन से सिद्धांत पर आधारित है? जल्दी से बताएंगे। रडार आपको पता ही है कि समुद्र वगैरह में कोई वस्तु जो है, बड़ा जहाज है या कुछ गुम हो जाए, या किसी वायुयान मानो कोई समुद्र में समा जाए तो उसके अवशेष वगैरह ढूंढने के लिए, या दुश्मनों का जहाज़ कितनी दूर है, या कोई दुश्मन हम पे अटैक तो नहीं कर सकता क्या, ये सब चीज़ें जो है पता करने के लिए एक कार्य प्रणाली है जिसको रडार नाम दिया गया है। तो इससे रडार से जो है इसका परीक्षण किया जाता है, पता लगाया जाता है। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि रडार जो कार्य प्रणाली है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है। देखो, आपको बताया ये सूक्ष्म तरंगे जो होती हैं, सूक्ष्म तरंगे उत्पन्न करती है और इससे पता लगाती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या राइट हो जाता है? रेडियो तरंगों का परावर्तन। पहले जो है इससे जो ट्रांसमीटर होता है उससे वेव्स जनरेट होती है, तरंगे जनरेट होती है, वो जाकर जो है टकराती है और वो टकराकर वापस आ जाती है
रिसीवर तक, ठीक है। तो उससे पता लगाया जाता है। वायुयान की भी पता की जाती है, कुछ मोटर गाड़ियाँ उनकी भी पता कर सकते हैं। तो इस तरह से सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट हो जाता है, ठीक है। इससे कितनी ऊंचाई पर वायुयान उड़ रहा है, किस दिशा में है, इस सभी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सोनार भी देखो, जो मेनली यूज़ लेते हैं समुद्र के अंदर पता लगाने के लिए, उस टेक्निक का नाम सोनार है। वो भी ऑलमोस्ट इसी टाइप की है, थोड़ा इसमें चेंज रहता है। पूरा मैंने सोनार का, रडार, इन सब का जो है पूरा एक टॉपिक करवाया हुआ है। जो ध्वनि वाला टॉपिक था, साउंड वाले टॉपिक में पूरा समझाया हुआ है। ये एक सेम सा ही होता है, वही टेक्निक ऑलमोस्ट इसकी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका आ चुका है आपके सामने, चंद्रयान फर्स्ट क्या था, तो चंद्र मिशन था। इसमें क्या बड़ी बात है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो, तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी। 3 से 3 कट जाएगा, 4 बचेगा। 4 राइट आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो बैंगनी का होता है। सबसे कम किसका होता है, तो लाल रंग का होता है, ठीक है। कम पूछा जा सकता है, लाल रंग कम, और सबसे ज़्यादा तो बैंगनी, ठीक है, याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सभी फौजी जवाब देंगे। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, बताएंगे। आकारिकी, वर्गिकी, शारीरिकी या औतिकी। जवाब देंगे तो शारीरिकी कहलाता है। मुझे एकदम परफेक्टली ध्यान नहीं आ रहा कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो आप रिसर्च कर लेना गूगल पे, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है, मतलब कोई भी चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन है, देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश होता है। और न्यूट्रॉन जो है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता। तो सी ऑप्शन आपका क्या लग जाएगा, यहाँ पे राइट लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तारे टिमटिमाते हैं। तारे जो है क्यों टिमटिमाते हैं, आपको बताया हुआ है कि पृथ्वी से अंतरिक्ष तक जब पहुंचते हैं तो बहुत सारी लेयर्स, बहुत सारी मंडल बीच में आते हैं, और उनका घनत्व जो है बहुत उनमें अंतर होता है, कम ज़्यादा होता है। और उस कारण जो वेव हमारी आंखों से और जो तारों के बीच में होती है, वो कई बार जो है घनत्व कम ज़्यादा होने के कारण परिवर्तित होती रहती है उसकी दिशा। और इतनी जल्दी प्रोसेस होती है कि वहाँ पर जो है हमें अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर किसी को अच्छे से बहुत जानना है इसके बारे में, तो 10th क्लास की बुक में पूरा एक चैप्टर है, उसमें समझाया हुआ है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो ये सभी को पता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, किसके कारण। पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, कपूर का यह गुण है, जल के घनत्व के कारण, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो क्या होगा। हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी, ऑक्सीजन गैस तेजी से निकलेगी, सभी असत्य हैं, सभी सत्य हैं। तो आपको पता है हाइड्रोजन गैस हल्की होती है तो ये तेजी से निकलेगी। ए ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज आपने साइंस के 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप सभी के 17-18 तक सही हुए होंगे, और अगर नहीं हुए तो भी, अगर 15 से ऊपर भी आपके सही है तो भी ठीक है। बट टारगेट करें कि जब 20 क्वेश्चन का टेस्ट लगाया जाए जीके या साइंस में, तो ट्राई करें कि 17 तक तो आपके सही हों, ठीक है। और अब काफ़ी टाइम मिल चुका है आपको तैयारी के लिए, तो जाहिर सी बात है बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, और मेरिट जो है वो थोड़ी ज़्यादा जाने के चांस है। पिछली बार रही उससे कुछ बढ़ सकती है, ठीक है। तो अच्छे से और तैयारी करें। क्लासेस पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।